सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे आशा आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने पाठ नंबर 2 हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार का अध्ययन किया था और मुझे आशा है आपने उसे ध्यान से सुना होगा और जो उसकी मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था इस अध्याय में कि वर्णों का क्या रूप होता है, वो कैसे बनते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनके कितने भाग होते हैं, वर्णमाला कैसे बनती है, उनका व्यवस्थित रूप क्या होता है, उनको क्रमानुसार क्यों लिखा जाता है, आदि इन बातों पे हमने कल चर्चा की। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज उसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं इस अध्याय के, उनका अध्ययन करेंगे और मुझे आशा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे अध्याय का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 2 वर्ण विचार। तो ध्यान दीजिए सब बच्चे, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम क्या होता है? सबसे छोटी। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जो भाषा का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटा बिंदु क्या है, वो है वर्ण। क्या है बच्चों इसका उत्तर? वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। तो अगला प्रश्न क्या बनता बच्चों? देखो, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो इस बात का क्या अर्थ हुआ कि जो वर्ण होता है उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हम, उसको 2, 3, 4 मतलब और ज्यादा हिस्सों में नहीं बांट सकते। वो उसका मूल रूप होता है, जो उसका सही रूप होता है, मूल रूप होता है, बस उससे नीचे उसका हम टुकड़े नहीं कर सकते, उससे छोटा रूप उसका हम नहीं बना सकते, तो वो वर्ण कहलाता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है और जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो क्या बनी बच्चों इसकी परिभाषा? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बनता बच्चों? देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों की माला, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे माला के अंदर मोती डले होते हैं, मोतियों के मिलने से माला बनती है, इसी तरह से वर्णों के मिलने से वर्णमाला बनती है। तो प्यारे बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब जिसे क्रमानुसार लिखा जाए, जिसे व्यवस्थित ढंग से लिखा जाए, जिसे क्रमानुसार लिखा जाए, जो अपने स्थानानुसार, जिसका जो स्थान है वर्ण का उसको उसी स्थान पे लिखा जाए। जैसे पहला स्थान ए का है, ऐसे ही पहले ए आएगा, फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, ऐसे मतलब क्रमानुसार जिसे लिखा जाए वो वर्णमाला होती है।
अगर हम पहले क्या लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर ख लिखते हैं, फिर री लिखते हैं, फिर च लिखते हैं, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। अगर हम इसको 44 के 44 अक्षरों को ऐसे लिख देंगे आगे पीछे, लेकिन लिख देंगे सब अक्षरों को और उसको कहेंगे कि ये वर्णमाला है, तो ये उत्तर गलत होगा। वर्णमाला कौन सी होती है बच्चों? जिसको व्यवस्थित क्रमानुसार लिखा जाएगा, स्थानानुसार लिखा जाएगा अक्षरों को, वर्णों को, तो वो वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या बनी बच्चों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? विभाजित करना मतलब बांटना। हम उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसके कितने भाग बना सकते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो क्या उत्तर इसका बच्चों? वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला के 2 भाग कौन से? स्वर जो 11 होते हैं संख्या में, और व्यंजन जो 33 होते हैं। मुख्य 44 ही वर्ण होते हैं। तो आप इसको फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। आप इसके लिए यहाँ पे क्लाउड्स बनाए गए हैं। आप इसके लिए त्रिभुज भी बना सकते हो और इसके लिए आप आयत या वर्ग भी बना सकते हो, लेकिन आप उसे सही ढंग से ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक में फ्लो चार्टों का प्रयोग किया करो, फ्लो चार्ट बनाया करो जैसे यहाँ पे बना रखा है। तो वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला ऐसे लिखेंगे, ऊपर क्लाउड्स में डाल दिया इसको, फिर नीचे स्केल का प्रयोग करना है और आगे स्वर 11 और व्यंजन 33। तो प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या बनता है हमारा? स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर क्या होते हैं बच्चों? स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। स्वर मूल ध्वनि होती है जो हमारे कंठ से सीधा निकलती है और मुख से होते हुए बाहर आ जाती है। इसको बोलने में ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बिना किसी दबाव के, बिना किसी खिंचाव के ये बाहर आ जाते हैं, सीधे कंठ से मुख से होते हुए बाहर आते हैं। उनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उन्हीं को स्वर कहा जाता है। तो क्या बनती है बच्चों इसकी परिभाषा? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं और इसमें स्वरों में ये सब मात्राएं होती है, लेकिन एक मात्रा नहीं होती। तो हिंदी में वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं और 11 होते हैं स्वर। ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या बनता है? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। तो आप इसको भी फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शा सकते हो, अपनी नोटबुक में बना सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो 3
भाग कौन से हैं स्वर के? हर्ष स्वर, ये 4 होते हैं संख्या में, ए, ई, उ और री। नंबर 2 दीर्घ स्वर, ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर, जैसे हम बोलते हैं ओम और राम। जिस स्वर को थोड़ा लंबा टाइम लेके बोला जाए वो प्लुत स्वर होते हैं। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में बच्चों एक मात्रा का समय लगे वो हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिनको बोलने में 2 मात्राओं से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम और राम, इसमें जैसे बीच में हमने लिख रखा है और मैं के बीच में 3 का सिंबल है, ये प्लुत स्वर का पहचान है। जिनके बीच में ऐसे 3 का सिंबल लिखा होगा, 3 का चिन्ह लगा होगा, तो वो प्लुत स्वर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 2 वर्ण विचार का अध्ययन किया है और मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। और सब बच्चे जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर थे उन्हें घर पे याद करेंगे। और जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो अपनी नोटबुक भी इस वीडियो को रोक रोक के बीच में पूरी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।